वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज एम्प्लॉयमेंट लॉ के अंदर जो हम एक्ट स्टार्ट कर रहे हैं उसका टाइटल है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। सबसे पहले हमें समझना होगा कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से पहले कि इंडस्ट्री होती क्या है, डिस्प्यूट्स क्या होते हैं। तो जो आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है 1947, उसमें यदि हम देखें तो सेक्शन 2 सब सेक्शन जे के अंदर इंडस्ट्री की डेफिनेशन दे रखी है। इंडस्ट्री मीन्स एनी सिस्टमेटिक एक्टिविटी कैरिड बाय cooperation between an employee and his workman for the production, supply, distribution of goods and services with a view to satisfy human wants and needs। कि ह्यूमन वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज में जो वर्कमैन एम्प्लॉय किए गए हैं और उनका पर्पस क्या है, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करके प्रॉफिट अर्न करना, वो क्या कहलाता है, आपका इंडस्ट्री कहलाता है। अब इंडस्ट्री की यदि हम बात करें, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, उससे आपको थोड़ा और क्लियर होगा। यदि हम देखें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो आप समझ गए कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर जो भी ऑटोमोबाइल कंपनी है वो सभी आ जाएंगी, ठीक है ना। तो इंडस्ट्री क्या रहती है, ग्रुप ऑफ सिमिलर कंपनीज रहती हैं। इंडस्ट्री के अंदर सिमिलर कंपनी रहती हैं, सेम नेचर ऑफ प्रोडक्ट बनाती हैं, तो उसको हम इंडस्ट्री बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशन इंडस्ट्री सर्विस का एरिया है, बैंकिंग इंडस्ट्री सर्विस का एरिया है। तो हमने समझा कि इंडस्ट्री की मीनिंग है क्या। अब हमें समझना है डिस्प्यूट होता क्या। तो डिस्प्यूट के अंदर यदि हम देखें तो डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की यदि हम बात करें, अब हमने इंडस्ट्री को समझ लिया कि वो डिस्प्यूट, वो डिफरेंसेस जो इंडस्ट्री के अंदर होंगे। इंडस्ट्री में जैसे हमने पढ़ा कि एम्प्लॉय करने के लिए एम्प्लॉयर होता है ना। तो एम्प्लॉयर यदि हम देखें तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के वन एंड मोर एम्प्लॉयर भी हो सकते हैं पार्टनरशिप के अंदर, तो वो डिस्प्यूट हो सकता है एम्प्लॉयर के बीच में हो, एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में हो। वर्कमैन मतलब आप समझ गए एम्प्लॉई, कि एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में भी हो सकता है वो डिस्प्यूट। फिर हम देखें वर्कमैन, कि वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में भी डिस्प्यूट हो सकता है। वर्कमैन का मतलब है एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है। तो हम देखें तो हमारे सामने जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आएंगे वो इन तीनों में से होंगे। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक डिसएग्रीमेंट है, एक कॉन्ट्रावर्सी है, जो ऊपर आप देखें एम्प्लॉयर के बीच में, एम्प्लॉयर वर्कमैन के बीच में, वर्कमैन के बीच में बिटवीन मैनेजमेंट एंड लेबर विद रेस्पेक्ट टू वेज, वर्किंग कंडीशन, अदर एम्प्लॉयमेंट मैटर और यूनियन रिकॉग्निशन। तो ये आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रहा। फिर हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बाद इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट जो लाया गया उसके ऑब्जेक्ट हैं क्या। देखो, जो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, जैसे मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे इंटरेस्ट रिलेटेड डिस्प्यूट हैं। इंटरेस्ट रिलेटेड डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ डेडलॉक इन नेगोशिएशन फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये इंटरेस्ट रिलेटेड डिस्प्यूट है जो कलेक्टिव बार्गेनिंग से रिलेटेड रहते हैं। ग्रेवियंस रिलेटेड डिस्प्यूट क्या होते हैं, मे बी पर्टेन टू डिसिप्लिन से रिलेटेड हो सकते हैं, वेजेस से रिलेटेड हो सकते हैं, वर्किंग टाइम, प्रमोशन, राइट ऑफ सुपरवाइजर से रिलेटेड हो सकते हैं। इनको हम इंटरप्रिटेशनल डिस्प्यूट भी बोलते हैं। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। अनफेयर आप समझिए कि जो जिनको लेबर प्रैक्टिसेस को हम फेयर नहीं मानते वो अनफेयर है। सपोज़ मान लीजिए हम देखें तो फेलियर टू इम्प्लीमेंट एंड अवॉर्ड एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट, इलीगल स्ट्राइक, लॉकआउट वगैरह जो होते हैं, मतलब बिना परमिशंस के, क्लियर अप्रूवल के आप स्ट्राइक पे जा रहे हैं एम्प्लॉय के साइड पर, एम्प्लॉयर लॉकआउट कर रहा है, तो ये भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस हैं। रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट भी हो सकता है। रिकॉग्निशन डिस्प्यूट कैसे हो सकता है, जैसे आप देखें, हम देखें जो ट्रेड यूनियन होती है वो रिप्रेजेंट करती है किसको, एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय की कैटेगरी को, ओवर द राइट ऑफ ए ट्रेड यूनियन टू रिप्रेजेंट क्लास एंड कैटेगरी ऑफ वर्कर। अब हम देखें ये जो डिस्प्यूट होते हैं, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो लाया गया है उसका पर्पस है क्या। तो देखें, promotion of measures of securing prescribing industrial harmony, settlement of dispute between employer workman, employer workman, right of registered trade union, prevention of illegal strike, lockout, promotion of collective bargaining। तो इन सब चीज़ों के कारण क्या हो सकता है, आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो सकता है, ठीक है ना। जैसे हम देखें, ये तो हमने देख लिया था डिस्प्यूट किस किस के बीच में हो सकता है। हम रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की बात करेंगे। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन जैसे एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव, क्लास ऑफ एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके राइट्स के लिए हो सकता है।
इलीगल स्ट्राइक वगैरह जो एम्प्लॉय की साइड से होती हैं, लॉकआउट जो एम्प्लॉयर की साइड से होती है उनके लिए हो सकता है। प्रमोशन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो सकता है। तो हमें समझ में आया कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के जो ऑब्जेक्टिव क्या हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते क्या हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किस किस के बीच में होते हैं। अब हम देखेंगे कि इन डिस्प्यूट को कैसे रोका जाए। जब हम इस एक्ट को पढ़ेंगे तो उसका पर्पज़ यही है कि आए दिन ये जो डिस्प्यूट बढ़ते जा रहे हैं ये कम हो। तो आप देखें प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट। तो स्ट्राइक के बारे में क्या बताया, सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 के अंदर बताया कि यदि कोई भी एम्प्लॉय यदि स्ट्राइक पे जाना चाहता है तो स्ट्राइक से जाने से कम 6 सप्ताह पहले उसको स्ट्राइक का नोटिस देना चाहिए। नो पर्सन एम्प्लॉयड विद ए पब्लिक यूटिलिटी सर्विस शैल गो ऑन स्ट्राइक इन ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट विदाउट गिविंग द एम्प्लॉयर नोटिस ऑफ स्ट्राइक within a 6 week before the strike, before the expiry of the date of strike specified such notice। तो सेक्शन 22 ये बताता है। सेक्शन 23 क्या बताता है, ये बताता है आपको लॉकआउट के बारे में कि जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एम्प्लॉय ऐसी एक्टिविटी नहीं करे, स्ट्राइक पे नहीं जाए, अनएक्सपेक्टेड स्ट्राइक नहीं हो, प्रीवियर इन्फॉर्मेशंस देने के बाद ही स्ट्राइक हो, तो जो एम्प्लॉयर है वो क्या कर सकता है। आपको पता हो जैसे भी कोविड की सिचुएशंस थी तो लॉकआउट की स्थिति सामने आई कि कोविड की सिचुएशन में लोगों ने जो काफ़ी टाइम से सोच रहे थे हम संस्थाओं को बंद करें, उन्होंने संस्था को बंद किया। अब आप ये देखें ऐसी स्थिति जो है पेंडेमिक में तो हो सकती है, लेकिन नॉर्मल स्थिति में भी ऐसा हो तो गलत है कि नहीं है। तो आपकी जो लॉकआउट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 क्या बता रहा है, नो एम्प्लॉय ऑफ एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट शैल गो ऑन स्ट्राइक ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन प्रोसीडिंग इन एनी डिस्प्यूट सीज इज गोइंग ऑन और व्हेन फाइनल सेटलमेंट इज अवेटेड। कि कोई भी एस्टेब्लिशमेंट है उसका जो ओनर है वो इस तरीके की एक्टिविटी के अंदर नहीं जाएगा यदि एम्प्लॉयर के बीच में इस तरीके का कोई केस कोई चल रहा है, जब तक उसका डिसीजन नहीं आता उससे पहले ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बारे में आपको समझ में आया होगा, इंडस्ट्री क्या होती है उसके बारे में समझ आया होगा। उन चीज़ों को हमने यहाँ पे डिटेल में समझा है, इंडस्ट्री के अंदर किस किस को इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को हमने समझा कि डिस्प्यूट किस किस के बीच में होते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के हमने ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ा है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब हम देखते हैं कि इस एक्ट के अंदर कुछ प्रिंसिपल भी रखे गए हैं। प्रिंसिपल क्या है कि यदि ऐसी प्रॉब्लम होती है तो हमें इन डिस्प्यूट को दूर करने के लिए क्या करना होगा, तो वहाँ पे परमानेंट रिकन्सिलेशन मशीनरी अवेलेबल है। टाइम लिमिट हैव बीन फिक्स्ड, टाइम रेकॉन फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस ऑफ स्ट्राइक, स्पेसिफाइड टाइम लिमिट फॉर वेरियस स्टेज ऑल्सो फिक्स्ड, इंडिविजुअल और कलेक्टिव डिस्प्यूट कवर्ड। अब आप ये देखें कि इस तरीके की स्थिति यदि होती है उसके लिए टाइम लिमिट वेरियस स्टेज के लिए फिक्स है, ठीक है ना। परमानेंट रिकन्सिलेशन मशीनरी है, वहाँ पे स्टडी करेगी कि स्ट्राइक इलीगल तो नहीं हो रहा है, लॉकआउट तो नहीं हो रहा है। यदि इस तरीके का है तो जो एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग आगे की प्रोसेस को हम करेंगे, ठीक है ना। वर्क कमेटी भी बनी जाएगी, वर्क कमेटी म्यूचुअल कंसल्टेशन करेगी किसके साथ, एम्प्लॉयर के साथ, वर्कमैन के साथ, और डिस्प्यूट जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, ठीक है ना, उसको सोल्व करेगी। यदि ऐसी स्थिति आती है कि हमें इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या लेबर कोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो हम उनकी भी हेल्प लेंगे, पर हमें डिस्प्यूट को क्या करना है, सोल्व करना है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर हम इंट्रोडक्शन के अंदर ही हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है। तो आप देखें तो सबसे पहले आता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। जैसे कि हर एक्ट के अंदर हम पढ़ते आए कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है। अवार्ड की हम बात करें कि जब भी डिस्प्यूट का सॉल्यूशन होगा कोर्ट के थ्रू होगा, ट्रिब्यूनल के थ्रू होगा, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल नेशनल ट्रिब्यूनल के थ्रू होगा, लेबर कोर्ट के थ्रू होगा, तो उसके बदले में जो पार्टी जिसको लॉस हुआ है उसको क्या अवार्ड मिलेगा उसकी हम बात करेंगे। एम्प्लॉयर की यदि हम बात करें तो एम्प्लॉयर वो अथॉरिटी प्रेस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है ना, उसको हम एम्प्लॉयर बोलेंगे। इंडस्ट्री हमने समझा ही था कि इंडस्ट्री क्या रहती है, ग्रुप ऑफ सिमिलर कंपनी रहती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑटोमोबाइल के अंदर ऑटोमोबाइल कंपनीज आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। गुड्स के अंदर हम देखें तो सर्विस के अंदर हम देखें तो बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे बैंक्स मिलेंगे आपको। तो इंडस्ट्री का मीनिंग यही है, इंडस्ट्री का मीनिंग यही है कि ग्रुप ऑफ सिमिलर कंपनी। इंडस्ट्री मीन्स एनी बिजनेस, ट्रेड, अंडरटेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कॉलिंग, अमेंडमेंट इन 1982, एनी सिस्टमेटिक एक्टिविटी कैरिड बाय कोऑपरेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड हिज वर्कमैन फॉर द प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद व्यू टू सेटिस्फाई द कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। तो हमने यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बारे में हमने पढ़ा है।
आगे हम पार्ट सेकंड के अंदर इन चीज़ों को और आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।